नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी आम मुद्दे से कहीं ज्यादा मैसिव और इम्पैक्टफुल है। आज हम दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बनने की इस पूरी हिस्टोरिकल स्टोरी को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये कोई बोरिंग सरकारी पेपर नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऑ इंस्पायरिंग मास्टरपीस है जिसने एक नए आजाद देश को शेप दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन सुनकर लंबा वक्त लग रहा है ना। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस मैसिव डॉक्यूमेंट को फाइनल रूप देने में लगभग 3 साल का लंबा और एग्जॉस्टिंग समय लगा। एक नए देश का फ्यूचर तय करते वक्त दिन और रात का तो जैसे फर्क ही मिट गया था। हर एक सिंगल वर्ड, हर एक आर्टिकल पर घंटों घंटों इंटेंस बहस होती थी ताकि आने वाली सदियों तक ये कानून सॉलिड और रेलेवेंट रहे। और इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आया? 64 लाख रुपए। अब 1940s के हिसाब से सोचिए, ये एक माइंड बॉगलिंग अमाउंट था। लेकिन ये राशि सिर्फ पेपर और इंक के लिए नहीं थी। ये फंड यूज हुआ था दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स की डीप रिसर्च करने के लिए, उन लंबी डिबेट्स की वाइटल रिकॉर्डिंग के लिए और इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने के लिए ये एक एब्सोल्यूट क्रूशियल इन्वेस्टमेंट थी। सेक्शन 1, ड्राफ्टिंग अ न्यू नेशन। आइए उस टेंस माहौल को थोड़ा समझते हैं जिसने संविधान की नींव रखी। 1947 का वक्त, देश को आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन पार्टीशन की आग भी चारों तरफ थी। ऐसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक बेहद मजबूत यूनिफाइंग लीगल फ्रेमवर्क की अर्जेंटली ज़रूरत थी। इस डॉक्यूमेंट का स्केल आप ऐसे समझिए कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। अपने ओरिजिनल 1,45,000 शब्दों के साथ ये फर्मली दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और आज संशोधन के बाद इसमें रफली 470 आर्टिकल्स हैं। इतनी मैसिव लंबाई होने का मेन रीज़न ये था कि एक इतने विविध देश में हर छोटी से छोटी लीगल डिटेल का क्रिस्टल क्लियर होना एब्सोल्युटली ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग हिस्ट्री। लीगल ड्राफ्टिंग तो हो गई, पर अब बात करते हैं इसकी फिजिकल मेकिंग की। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट किसी टाइपराइटर से प्रिंट नहीं हुआ था, बल्कि इसे पूरी तरह वर्ड बाय वर्ड हाथों से लिखा गया था। इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी आती है कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की। जब उनसे उनकी फीस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरी बस एक शर्त है कि हर पेज पर मेरा और आखिरी पेज पर मेरे दादाजी का नाम हो। उन्होंने पूरे 6 महीने लगाकर बिना कोई गलती किए इंग्लिश वर्जन को ब्यूटीफुल फ्लोइंग इटैलिक्स में लिखा और ठीक वैसी ही खूबसूरती से वसंत कृष्णन वैद्य जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन देवनागरी लिपि में लिखकर इतिहास रचा। और सिर्फ कैलीग्राफी ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट विजुअल आर्ट का भी बेहद शानदार नमूना है। नंदलाल बोस और उनकी शांति निकेतन की टीम ने मिलकर पेजेस के मार्जिन्स को डेकोरेट किया। उन्होंने नेचुरल कलर्स और सोने की पत्तियों का यूज करके इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री को विजुअली मैप किया। हड़प्पा से शुरू करके रामायण का जस्टिस, गीता का ड्यूटी, बुद्धा की शांति और आगे चलकर अकबर, शिवाजी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज तक की झलक इन पन्नों पर उकेरी गई। ये लिटरली अपने आप में एक म्यूजियम है। सेक्शन 3, द सोल एंड सोर्सेज। इस ब्रेथ टेकिंग फिजिकल डिज़ाइन के बाद चलिए अब उन फाउंडेशनल आइडियाज़ और ग्लोबल इंस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट में सच्ची आत्मा डाली। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे ड्राफ्टर्स ने दूसरी कंट्रीज के लॉज को जस्ट ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया। उन्होंने डीप स्टडी की और बेस्ट फीचर्स को अडैप्ट किया। जैसे यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और कनाडा से एक ऐसी फेडरल स्ट्रक्चर ली जिसमें सेंट्रल पावर स्ट्रांग हो। इन सब फीचर्स को केयरफुली सिलेक्ट किया और परफेक्टली इंडिया की यूनिक सिचुएशंस के हिसाब से अडैप्ट करके एक मास्टरपीस हाइब्रिड बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ये अल्फाज इफेक्टिवली इस संविधान का अल्टीमेट आइडेंटिटी कार्ड हैं। प्रियम्बल से शुरू होने वाली ये लाइन साफ क्लियर करती है कि यहाँ असल ताकत जनता की है।
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के इन कोर वैल्यूज को सेट करके ये प्रियम्बल एग्जैक्टली बताता है कि आगे आने वाले हजारों कानूनों का असल मकसद आखिर क्या है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। प्रियम्बल की उन ऊंची आदर्श बातों से निकलकर चलिए देखते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर एक आम इंसान को क्या एक्शनेबल कानूनी राइट्स मिले। देखिए, ये 6 फंडामेंटल राइट्स ही वो सॉलिड शील्ड है जिन्होंने एक आम प्रजा को एक फुल्ली एम्पावर्ड नागरिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, और ध्यान दीजिए सबसे आखिरी वाले पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका कोई भी राइट छीना जाए तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस पावर को संविधान का हार्ट एंड सोल बुलाया था। एकदम स्पॉट ऑन, राइट? सेक्शन 5, द बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक। हमारा ये एक्सप्लेनर अब उस फाइनल और थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है जब ये मॉन्यूमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था। उन आखिरी दिनों के एक्साइटमेंट को थोड़ा इमेजिन कीजिए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। फिर आती है 24 जनवरी 1950 की तारीख, जब बहुत कड़ी ठंड और बारिश के बीच नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 284 मेंबर्स ने मैनुअली इस पर अपने साइंस किए। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इस पूरे डॉक्यूमेंट को लागू करके भारत को ग्लोबली एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लेकिन एक ऑब्वियस सवाल आता है, अगर संविधान नवंबर में ही अडॉप्ट हो गया था तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कनेक्शन है। 1930 में बिल्कुल इसी दिन 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का एक पावरफुल ऐलान किया गया था। बस उसी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई को एक मैसिव ट्रिब्यूट देने के लिए इस स्पेसिफिक डेट को चुना गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, सेक्शन 6, प्रिजर्विंग द लिविंग डॉक्यूमेंट। ये सब तो पास्ट की बातें थीं, लेकिन आज की डेट में उस फिजिकल मास्टरपीस की एग्जैक्टली क्या हालत है? यहाँ एक बड़ी मिस्ट्री ये उठती है कि रायजादा जी की बेहद सुंदर हैंडराइटिंग और नंदालाल बोस की पेंटिंग्स वाली वो ओरिजिनल इररिप्लेसेबल कॉपी आज आखिर कहाँ रखी है? क्या वो हिस्टोरिकली इतनी इम्पॉर्टेंट धरोहर आज सेफ है भी या नहीं? आपको बता दूं, पुराने डॉक्यूमेंट्स का सबसे साइलेंट और खतरनाक दुश्मन होता है फॉक्सिंग। ये केमिकल प्रोसेस तब होता है जब पेपर हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे डीके हो जाता है। इस इनविजिबल केमिकल थ्रेड से उस असली इतिहास को बचाना लिटरली एक चैलेंज था, जिसके लिए एक एकदम हाईटेक सॉल्यूशन चाहिए था। और जो स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन अप्लाई किया गया वो कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। आज उस मूल प्रति को पार्लियामेंट लाइब्रेरी के अंदर एयर टाइट हीलियम गैस से भरे स्पेशल ग्लास चेंबर्स में मेंटेन किया गया है। इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी की मदद से स्पेशली डेवलप किया गया था। क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए 1950 की वो ओरिजिनल इंक और सोने की पत्तियां आज भी बिल्कुल प्रॉपर्ली इंटैक्ट हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ एंड करते हैं। साइंस चाहे उस हिस्टोरिकल कागज को एक हाईटेक कांच के डब्बे में कितना भी सेफ क्यों ना रख ले, असली संविधान उस डब्बे में नहीं बल्कि हम 140 करोड़ नागरिकों के दिलों और हमारे एक्शंस में जिंदा रहता है। जब तक हम लोग इन कोर वैल्यूज को जिंदा रखेंगे, ये डेमोक्रेसी चलती रहेगी। लेकिन आखिर में सोचिए जरूर, क्या आज हम अपने इन बेसिक राइट्स और ड्यूटीज को उतने ही पैशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जितने हार्डवर्क और विजन के साथ इस ब्रिलियंट मास्टरपीस को बनाया गया था?